जय हिंद। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का मोस्ट वेलकम करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेमा सारदे यूट्यूब चैनल एंड कोचिंग सेंटर में। मेरे लल्ला, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इतिहास के एक मस्त इंपॉर्टेंट चैप्टर को, जिस चैप्टर का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। मेरे लल्ला, इसकी जो शॉर्ट जो स्टोरी है, शॉर्ट जो कहानी है, हम लाइव क्लास में करवा दिए थे बच्चों। हम लाइव लाइव क्लास में इसके सारे प्रश्न उत्तर भी करवाते, लेकिन बच्चों आप लोग देख लिए होंगे कि उसमें नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से हमने क्लास को ऑफ कर दिया और हम वहीं पे नोटिस दे दिए थे। इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर है हम रिकॉर्डेड वीडियो बनाकर डाल देंगे। तो चले बच्चों, फिर से एक बार आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के एक शानदार सेशन में। तो बच्चों स्टार्ट करें सर? हाँ सर, स्टार्ट कीजिए। देख पा रहे होंगे हम लोग क्रेश कोर्स के अंतर्गत इन सारी चीजों को पढ़ रहे हैं और क्रेश कोर्स में आप लोगों को कोई चार्ज नहीं देना है बच्चों। हम लोग सारे प्रश्न को PYQ के आधार पर करते हैं, कौन सा प्रश्न आने वाला है और कौन सा नहीं आने वाला है इनकी भी चर्चा करते हैं। एग्जाम में प्रश्न अगर जानेंगे तो कैसे लिखेंगे और नहीं जानेंगे तो कैसे लिखेंगे, किस प्रकार लिखेंगे ताकि बेहतर मार्क आए, सारी चीजों की हम लोग चर्चा क्लास के दरमियान करते हैं। तो आइए, आपका स्वागत है आज के बेहतर क्लास में। थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, आपका आपका मनोकामना इच्छा जो है पूर्ण होने वाला है बच्चों। आप वैसे भी 10 से 20 मिनट का समय रील देख के बर्बाद कर देंगे। क्या करके बर्बाद कर देंगे सर? रील देख के बर्बाद कर देंगे। अपने दिल को थोड़ा सा थोड़ा सा मना लीजिए कि कुछ देर तक देख लो। एग्जाम में आपको यहां से 3 से 5 नंबर आपके पैकेट में देकर जाएगा। चलिए ज्यादा बकवास नहीं, सीधा क्लास स्टार्ट करते हैं। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रही होंगे कि पहला प्रश्न है समूह 77 यानी समूह 77 G77 से क्या तात्पर्य है बच्चों? यह जो है ना, जो G77 जो है बच्चों, जो G77 है बच्चों, वह एक एक विकासशील देशों का समूह है, एक ग्रुप है बच्चों। किसका ग्रुप है सर? विकासशील देशों का एक ग्रुप है। तो जवाब कैसे लिखेंगे? जवाब लिखेंगे G77 समूह, G77 विश्व के विकासशील देशों का एक समूह है बच्चों। यह जो प्रश्न है आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछ सकता है, तो 1 नंबर में भी पूछ सकता है। सर ये जो प्रश्न है 2022 में पूछा गया था। कब पूछा गया था सर? 2022 में पूछा गया था, है ना? 2022 में पूछा गया था। इस बार भी आने का इसका संभावनाएं जो है 40% बन रहा है। कितना परसेंट सर? 40% चांस है कि ये प्रश्न पूछ सकता है। चले चलते हैं सर हम लोग जल्दी से दूसरे नंबर प्रश्न पे। और दूसरा नंबर हम लोगों के बीच में प्रेजेंट है सर, आपके मोबाइल स्क्रीन पे है कि 1929 ईस्वी की महामंदी का बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? किसका प्रभाव सर? महामंदी का। कब कहा महामंदी हुआ था सर? बंगाल में सर। कब हुआ था? 1929 में हुआ था सर। ये प्रश्न जो है कब पूछा गया था? 2022 में रेलोल पूछा गया था। जवाब कैसे लिखेंगे सर? जवाब लिखेंगे 1929 ईस्वी की महामंदी का बंगाल के पर्सन पैदा करने वाले लोगों पर निम्न प्रभाव पड़ा। पहला सर, पर्सन के कीमत पर 60% की गिरावट आ गई। दूसरा सर, पर्सन पैदा करने वाले किसान कर्जे में डूब गए। आने वहां पे जो पर्सन का दाम था 60% जो हो गया, 60% गिरावट आ गया था और वहां के जो किसान थे कर्जे में डूब गए। ये था 1929 ईस्वी की महामंदी का प्रभाव। अब बच्चों हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पे और आपका प्यारा सा प्रश्न है G77 देशों से आप क्या समझते हैं? G77 को किस आधार पर ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है? और ये बच्चों मेरे विद्यार्थी जी, यह जो प्रश्न है 2012 में पूछा था, 20 में पूछा था और पुनः 24 में अपने दोस्तों से मिलने के लिए
आ गया था। तो दोस्तों ये प्रश्न जो है आप लोगों से मिलने के एग्जाम में नहीं आएगा। कितना परसेंट सर? एग्जाम में आने का इसका 1% चांस है। अगर मूड बन गया तो चल देगा, लेकिन नहीं चलेगा, जितना भरोसा है सर। चलिए सर, इसका जवाब कैसे लिखेंगे? तो हम लोग इसका जवाब लिख देंगे कि G77 विश्व के विकासशील देशों का एक समूह है। विकासशील देशों का एक समूह है जो अपनी अर्थव्यवस्था को तेज गति प्रदान करने के उद्देश्य से संगठित हुए हैं। फिर पैराग्राफ चेंज करते हुए लिखेंगे मेरे लल्ला कि G77 को ब्रेटन वुड्स की संतानों की प्रतिक्रिया कहा जाता है, क्योंकि पश्चिम के विकसित राष्ट्रों ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती और स्थायित्व प्रदान करने के लिए ब्रेटन वुड्स व्यवस्था का निर्माण किया था। कोई दिक्कत बच्चों? कोई दिक्कत हो आप कमेंट कर दीजिएगा। आपकी परेशानियों को सॉल्व करने का भरपूर प्रयास करेंगे। चलें विद्यार्थी जी अगले प्रश्न की ओर। हाँ सर चलिए विद्यार्थी जी, तो आपका प्रश्न है वीटो का क्या तात्पर्य है? युद्धोत्तर अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है, क्यों? यह प्रश्न 2016 में पूछा था, इसके बाद अभी तक नहीं पूछा गया है। इस प्रश्न के आने का जो संभावनाएं बन रही है सर 80 से 90%। तो अच्छी तरह से इसे याद कर लीजिएगा। जवाब लिखिएगा मेरे शेर कि वीटो किसी देश के अधिकारी को एक तरफा रूप से किसी कानून को रोक लेने का एक अधिकार है। वीटो मतलब सर हम कह सकते हैं हिटलर। वीटो का मतलब कह सकते हैं हिटलर, दबंग कह सकते हैं सर। तो वीटो जो है, वीटो किसी देश के अधिकारी को एक तरफा रूप से किसी कानून को रोक लेने का एक अधिकार है। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा मेरे लल्ला और लिखिएगा लल्ला, युद्धोत्तर अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि विश्व के विभिन्न देशों में 1944 ईस्वी की संयुक्त राष्ट्र संघ के मौद्रिक रूप वित्तीय सम्मेलन में हुआ, जो अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर हुआ। मेरे प्यारे प्यारे लल्ला जी, क्या बातें समझ में आ रही है? चले विद्यार्थी जी चलते हम लोग 5वें नंबर प्रश्न पे। और आपका प्रश्न है कि पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिका औपनिवेशीकरण में किस प्रकार मदद की? मेरे प्यारे प्यारे लल्ला जी, यह प्रश्न 2011 में पूछा गया था, इसके बाद पुनः नहीं पूछा गया है। तो ये जो है बच्चा जी, ये आपके एग्जाम में आने का 80 से 90% है। तो ये आपके एग्जाम में आप लोगों से मिलने के लिए आ सकता है, इसलिए अच्छी तरह से इसे समझ लीजिए। जवाब लिखिएगा मेरे शेर कि पूरे आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिका औपनिवेशीकरण में निम्न प्रकार से मदद की। पहला पॉइंट, जब यूरोपीय अमेरिका पहुंचे तो उनके साथ चेचक जैसी बीमारी के कीटाणु भी वहां पहुंचे। लाखों सालों से दुनिया से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में चेचक से बचने की रोगी प्रतिरोधी क्षमता नहीं थी। परिणाम स्वरूप अमेरिका में यह बीमारी अत्यधिक घातक एवं जानलेवा सिद्ध हुआ। दूसरा पॉइंट लिखिएगा मेरे शेर, लिखिएगा कि इस प्रकार यूरोपीय शक्तियों को या अमेरिका के लोगों को जीतने के लिए ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। अमेरिका में यूरोपियों का जीत का रास्ता आसान होता चला गया और इस तरह पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिका भूभागों के औपनिवेशीकरण में मदद की। मेरे प्यारे प्यारे लल्ला जी, अब आपका प्रश्न नंबर 6 है कि महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। और ये प्रश्न 2009, 2013, 2015, 2023 में पूछा गया है। इस बार विद्यार्थी जी ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जान लीजिए क्या भरोसा है इस भगलोल का, कभी भी बीच में टपक सकता है महुआ जैसन। तो जवाब लिख दीजिएगा
1929 में आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई। इस मंदी के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला, औद्योगिक क्रांति के कारण, पहला लिखेंगे औद्योगिक क्रांति के कारण अमेरिका तथा ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य होने लगा था। 1930 तक तैयार माल का इतना बड़ा भंडार एकत्र हो गया कि उनका कोई खरीदार ना रहा। दूसरा लिखेंगे कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन के कारण कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी। किसानों ने अपनी घटती आय को बढ़ाने के लिए अधिक उत्पादन करना शुरू कर दिया, किंतु इससे कीमतें और गिरने लगी। खरीदारों के अभाव में कृषि उपज पड़ी पड़ी सड़ने लगी। तीसरा पॉइंट लिखेंगे मेरे शेर कि संकट से पूर्व बहुत से देश अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी अर्थव्यवस्था चलाते थे। 1928 के कुछ समय पहले विदेशों में अमेरिका का कर्ज 1 अरब डॉलर था। साल भर के भीतर यह कर्ज घटकर केवल चौथाई रह गया था। जो देश अमेरिका कर्ज पर सबसे ज्यादा निर्भर थे, उनके सामने गहरा संकट खड़ा हो गया। वहीं पे चौथा पॉइंट लिखेंगे मेरी लल्ला कि यूरोप में कई बड़े बैंक धराशायी हो गए। कई देशों की मुद्रा की कीमत बुरी तरह गिर गई। अमेरिकी सरकार इस महामंदी से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आयातित पदार्थों पर 2 गुना सीमा शुल्क वसूल करने लगा। वहीं पे पांचवा पॉइंट लिखेंगे सर, अमेरिका के शेयर बाजार में शेयरों की कीमत में गिरावट आ गई। इसकी वजह से वहां लाखों व्यापारियों का आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। चले बच्चों, चलिए सर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और प्रश्न नंबर 7 है, खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण दीजिए। यह 2019 में पूछा गया था। इस पर आने की जो संभावनाएं हैं 80 से 90% है, इसलिए अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिएगा। जवाब लिखिएगा मेरा शेर कि खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण इस प्रकार हैं। पहला, ये अलग अलग बाजारों में सस्ते भोजन की उपलब्धता। दूसरा में बच्चों लिखिएगा यूरोप में मांस की कीमत का कम होना। तीसरा लिखिएगा यूरोप के निर्धन लोग अब अच्छी भोजन खरीद सकते थे। चौथा, अब लगभग सभी बाजारों में अंडे, ब्रेड, मांस और मक्खन उपलब्ध होने लगे। पांचवा, बेहतर जीवन की अवस्थाओं ने देश में सामाजिक शांति बहाल की और विदेश में साम्राज्यवाद को समर्थन मिलने लगा। अब वहीं पे बच्चों 8वां जो प्रश्न है बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न है कॉर्न लॉ समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार का फैसला के प्रभावों की व्याख्या कीजिए। तो मेरे शेर इसका जो जवाब था हम पिछले चैप्टर राष्ट्रवाद, पिछले भारत में राष्ट्रवाद, उस चैप्टर में हम करवा दिए थे। अगर आप नहीं देखे उस वीडियो को तो जाके प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख लीजिएगा। बच्चा जी अब आपका अंतिम प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अंतिम प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियां क्या क्या हैं? 3 तरह की गतियां क्या क्या हैं? तीनों प्रकार की गतियों के भारत और भारतीयों से संबंधित एक उदाहरण दें और उनके बारे में संक्षेप में लिखें। विद्यार्थी जी अगर ये प्रश्न आपको पूछा जाता है तो 5 अंक में पूछा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छी तरह से इसे देख लीजिए, समझ लीजिए। भागने से, रील देखने से कुछ नहीं होने वाला है। जवाब लिखिएगा। अर्थशास्त्रियों ने अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों या प्रवाहों का वर्णन किया है। इनका वर्णन इस प्रकार है। पहला, व्यापार का प्रवाह। दूसरा, श्रम का प्रवाह। तीसरा, पूंजी प्रवाह। पहला लिखेंगे बच्चा जी व्यापार प्रवाह। व्यापार प्रवाह का अर्थ वस्तुओं का व्यापार है। औद्योगिकरण से पूर्व भारत
कपास के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक था। ब्रिटिश निर्माताओं ने औद्योगिकरण के साथ साथ अपना विस्तार शुरू कर दिया। दूसरा पॉइंट यानी श्रम प्रवाह में लिखेंगे, इसमें रोजगार की खोज में लोगों का प्रवाह शामिल है। 19वीं सदी में लाखों भारतीय श्रमिक बागानों, खानों तथा सड़कों निर्माण की परियोजनाओं में काम करने के लिए विश्व के विभिन्न भागों में आए गए। भारत में गिरमिटिया श्रमिकों को अनुबंध पर काम करने के लिए ले जाया जाता था। यानी भारत के मजदूरों जो हैं किसी अनुबंध के तहत उन्हें काम करवाने ले जाता था, जिन्हें कहा जाता था गिरमिटिया मजदूर। अब मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा पर लिखेंगे पूंजी प्रवाह। इसमें पूंजी की गतिशीलता शामिल है, जिसे अल्प या दीर्घ अवधि के लिए सुदूर क्षेत्रों में निवेश किया जाता है। सीका पूरी स्टॉक और नेटुकुटोई चेटिटियार उन कई बेकरों और व्यापारियों में से थे जो मध्य एवं दक्षिण पूर्व एशिया में न्यूनतोन्मुखी खेती के लिए ऋण देते थे। मेरे प्यारे लल्ला, इस प्रकार आज की क्लास में हम लोगों ने भूमंडलीय विश्व का बनना कंप्लीट किया। तो चले बच्चों, कोई समस्याएं रह जाएगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में, आपको कोई चार्ज नहीं देना है। तो चले बच्चों, टाय टाय बाय बाय। ओके, चले बच्चों, फिर से मिलते हैं कल की क्लास में। टेक केयर, लव यू, बाय विद्यार्थी जी, थैंक यू।